हेलो स्टूडेंट्स, हमारा कक्षा 11 में तत्वों का वर्गीकरण चल रहा था और हम जो है उसमें पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण का अध्ययन कर रहे थे। तो हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमने तत्वों को 4 भागों में वर्गीकृत किया था। एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व और एफ ब्लॉक तत्व, जिसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों का अध्ययन अपन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमने तत्वों को 4 भागों में वर्गीकृत किया, जिसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का अध्ययन आपने पिछले वीडियो में कर लिया था। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें हम पहले अध्ययन करने जा रहे हैं डी ब्लॉक तत्व। देखिए, डी ब्लॉक तत्वों का अध्ययन करने से पहले हम जो एक बार इसकी सारणी को देख लेते हैं, एक बार डी ब्लॉक की। देखिए, डी ब्लॉक की सारणी में पहली लाइन जो है इसकी कहलाती है प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी। डी ब्लॉक की जो पहली लाइन है, इसे कहा जाता है प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी। देखिए, पहली लाइन में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेकोनी, कुमारी जान। अब इसमें अगर हम इनके परमाणु क्रमांकों को देखें तो परमाणु क्रमांक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ये इन तत्वों का परमाणु क्रमांक हो गया। और ये पहली लाइन जो है, इसको हम नाम देते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी। फिर द्वितीय संक्रमण श्रेणी है या 4D श्रेणी। अब ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी क्या होती है? देखिए, आपके एट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम और कैडमियम। इसका परमाणु क्रमांक 39 से प्रारंभ होता है। 40, 43, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह में पड़े आग में। फिर इसके बाद आती है
तृतीय संक्रमण श्रेणी, और तृतीय संक्रमण श्रेणी को हम एक और नाम देते हैं 5D श्रेणी। अब इसमें जो तत्व है लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ऑरम और मरकरी। और इनमें परमाणु क्रमांक 57, और इसके बाद 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक के जो तत्व हैं उन्हें अपन लैंथेनॉइड श्रेणी के रूप में सारणी के नीचे अलग लिखते हैं। तो 58 से 71 तक लैंथेनॉइड तत्वों के रूप में चले गए। तो 71 के बाद से 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। फिर इसके बाद में आती है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D श्रेणी। अब चतुर्थ संक्रमण श्रेणी में तत्व एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डुबनियम, सेबोर्गियम, बोरियम, हैसियम, मैटनेरियम, ड्रमस्टेडियम। फिर ये हो जाएगी, देखो इसमें परमाणु क्रमांक में 89, और बेटा 90 से लेकर के 103 तक के तत्व आपके एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्वों के रूप में अलग लिखे जाते हैं। परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्वों के रूप में आवर्त सारणी के नीचे अलग लिखे जाते हैं। तो यहाँ आपके 104, 105, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इसमें 111 वाला तत्व जो है आपका अनियम या आयुपेसी नामकरण है, बाह्यम। इस आयुपेसी नामकरण के बारे में अपन इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, तो वहां आपको इसके बारे में और विस्तार से बताया जाएगा किस प्रकार से हमने नाम लिखा है। तो ये आपकी आवर्त सारणी का डी ब्लॉक होता है। अगर हम इसको वर्ग के अनुसार देखें तो वर्ग संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो आपके डी ब्लॉक तत्वों की सारणी आपकी इस प्रकार से आपके सामने है। तो सबसे पहली बात आती है कि डी ब्लॉक तत्व कहते किसे हैं। देखिए, आवर्त सारणी के वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d कक्षकों में प्रवेश करे, जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d कक्षकों में प्रवेश करता है, वे तत्व आपके डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d कक्षकों में प्रवेश, n मतलब बाह्यतम कोश, तो बाह्यतम कोश में ना जाकर के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के नीचे वाले कोश में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन का प्रवेश n-1d कक्षक में होता है तो ऐसे तत्वों को बोला जाता है डी ब्लॉक तत्व। ये तत्व आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 3 से वर्ग संख्या 12 तक स्थित होते, और इनमें आवर्त संख्या 4 से आवर्त संख्या 7 तक स्थित होते हैं। वर्ग 3 से 12 तक, और इनका आवर्त होता है 4 से 7 तक। ये तो है इनकी आवर्त सारणी में स्थिति। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 से 10 ns 2 या 1 से 2 भी लिख सकते हैं। ns 1 से 2 होता है। आपके जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? सामान्य विन्यास मतलब जो लगभग सभी तत्वों पर अप्लाई हो जाता है। n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2, ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब बेटा ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, इन डी ब्लॉक के तत्वों को आप एक नाम और भी देते हैं, संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के तत्वों को एक और नाम दिया जाता है संक्रमण तत्व। अब बेटा इनको संक्रमण तत्व क्यों कहा गया? देखिए प्रारंभ में ऐसा माना गया था कि डी ब्लॉक के तत्वों के गुणधर्म एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्वों के गुणधर्मों के मध्यवर्ती होते हैं। प्रारंभ में ऐसा माना गया कि इन तत्वों के जो गुणधर्म हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्यवर्ती होंगे और इस वजह से इनको नाम दिया गया संक्रमण तत्व। लेकिन ऐसा अनुमान गलत था। फिर संक्रमण तत्वों की आधुनिक परिभाषा आई। आधुनिक परिभाषा के अनुसार डी ब्लॉक के तत्व जिनमें डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के वे तत्व जिनके डी कक्षक परमाणु में या किसी ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण रूप से भरे हुए रहते हैं, उन्हें हम जो है संक्रमण तत्व कहते हैं। या तो परमाणु में या फिर किसी ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होने चाहिए। तो ये जो है संक्रमण तत्व की आधुनिक परिभाषा। अब इस परिभाषा के अंतर्गत आपके वर्ग 12 के तत्व नहीं आते हैं। वर्ग 12 के तत्व आपके संक्रमण तत्व नहीं है। डी ब्लॉक के तत्व हैं बट ये संक्रमण तत्व नहीं होते। क्यों? अब संक्रमण तत्व क्यों नहीं होते, देखिए इसको अपन एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। जैसे इसमें एक तत्व लिखा है जिंक। जिंक का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d10 4s2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 होता है, 3d10 4s2 होता है। और जिंक में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2, यानी इससे आगे कोई ऑक्सीकरण अवस्था यानी इससे बड़ा कोई आयन नहीं बनता। इसका मतलब +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या बचेगा? 3d10 बचेगा। और संक्रमण तत्वों की परिभाषा क्या कहती है कि जिन तत्वों में डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे हुए हों। अपूर्ण रूप से भरे होने का डी कक्षक में अधिकतम 9 इलेक्ट्रॉन हो, 1 से लेकर 9 तक, तभी हम उसको जो है संक्रमण तत्व में रखेंगे, चाहे वो परमाणु में हो चाहे किसी ऑक्सीकरण अवस्था में। अब आप देखो जिंक के परमाणु में भी डी कक्षक पूरे भरे दिख रहे हैं। जिंक के परमाणु में भी डी कक्षक पूरे भरे दिख रहे हैं, और जिंक की +2 ऑक्सीकरण अवस्था जो कि उच्चतम होती है उसमें भी आपका डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है। मतलब इसका ये निकला, मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि आपका डी ब्लॉक में तो गिना जाएगा लेकिन संक्रमण तत्व में नहीं गिना जाएगा। एक मैं आपको अन्य उदाहरण देता हूं वर्ग 11 में कॉपर का। देखिए कॉपर का विन्यास 3d10 4s1। परमाणु में तो आपको ये पूर्ण रूप से भरा हुआ दिख रहा है। कॉपर में डी कक्षक परमाणु के अंदर आपको पूर्ण रूप से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब ये कॉपर आपका +2 अवस्था में परिवर्तित होगा तो इसका विन्यास होता है 3d9। एक इलेक्ट्रॉन s में से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन d में से जाएगा। अब विन्यास आया 3d9, यानी अपूर्ण रूप से भरे हुए डी कक्षक। 3d9 का मतलब अपूर्ण रूप से भरे हुए डी कक्षक।
तो जब डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होंगे तो इसका मतलब कॉपर संक्रमण तत्व होगा। जिंक क्यों नहीं होगा? क्योंकि परमाणु में भी डी कक्षक पूरा भरा है और इसका +2 आयन जो है उसमें भी डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ। लेकिन कॉपर में परमाणु में तो पूर्ण भरा है, लेकिन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है, इसलिए कॉपर आपका संक्रमण तत्वों में गिना जाता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि वर्ग 12 के जिंक, कैडमियम, मरकरी आपके डी ब्लॉक के तत्व होते हैं परंतु संक्रमण तत्व नहीं होते। तो कारण इसका स्पष्ट है, उदाहरण के साथ आप इसके कारण को दे सकते हैं। क्योंकि परमाणु में भी और +2 ऑक्सीकरण अवस्था जो अधिकतम होती है उसमें भी डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हैं, इसके कारण से आपके संक्रमण तत्वों के श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखे जाएंगे। अब जितने भी आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं, ये सभी डी ब्लॉक तत्व आपकी धातुएं होती है, गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, आघात वर्धनीयता यानी धातुओं के जितने गुणधर्म होते हैं वो सारे के सारे गुणधर्म जो है इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो सभी तत्व आपकी धातुएं हैं और धातुओं के समस्त गुणधर्मों को इनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपके बेटा डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं थी। अब बेटा इसके बाद में आता है चौथा, इसका प्रकार चालू करने जा रहे हैं अपन एफ ब्लॉक तत्व। ये आपका डी ब्लॉक कंप्लीट हो गया। देखिए इसका चौथा प्रकार आता है एफ ब्लॉक तत्व। अब हम पहले परिभाषा की बात करें तो आवर्त सारणी के वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षकों में भरा जाता है, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2F कक्षकों में भरा जाता है, उन तत्वों को हम नाम देते हैं F ब्लॉक तत्व। अब इनमें आवर्त सारणी में इन तत्वों की दो श्रेणियां होती हैं। एक श्रेणी होती है इसकी लैंथेनॉइड श्रेणी या इस श्रेणी का नाम होता है 4F श्रेणी। दूसरी श्रेणी होती है एक्टिनॉइड श्रेणी या इस श्रेणी का नाम होता है 5F श्रेणी। तो आवर्त सारणी के वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2F कक्षकों में भरा जाता है, इनको हम बोलते हैं F ब्लॉक के तत्व। इनको हम एक नाम और भी दे सकते हैं। इनका नाम हो सकता है आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व भी इनको कहा जाता है। सारणी में इनकी दो श्रेणियां होती हैं, लैंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी। लैंथेनॉइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक 58 से परमाणु क्रमांक 71 तक, परमाणु क्रमांक 58 से परमाणु क्रमांक 71 तक के तत्व आते हैं। और जबकि एक्टिनॉइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के परमाणु क्रमांक 103 तक के तत्व आते हैं। आपको सारणी में जो है आवर्त सारणी वाले भाग में बनाकर बता चुका हूं, ट्रिक भी मैं आपको इसकी बता चुका हूं। अब इसमें जो लैंथेनॉइड श्रेणी वाले जो तत्व होते हैं, इनका संबंध होता है सारणी के छठवें आवर्त से। लैंथेनॉइड तत्वों का संबंध होता है सारणी के छठवें आवर्त से और एक्टिनॉइड तत्वों का संबंध होता है सारणी के 7वें आवर्त से। जितने भी लैंथेनॉइड हैं सभी छठे आवर्त में गिने जाते हैं। जितने भी एक्टिनॉइड होते हैं वो सभी 7वें आवर्त से संबंधित होते हैं। वर्ग की बात करें तो इन सभी का वर्ग 3 होता है, या फिर इसका वर्ग अपन जो पुराने वर्गीकरण के अनुसार देखेंगे तो वर्ग संख्या 3rd भी होगी। नए वर्गीकरण के अनुसार तीसरा वर्ग और पुराने वर्गीकरण के अनुसार देखा जाए तो इनका वर्ग होता है 3rd B। तो ये आपके
दो भागों में बटे हुए हैं, लेंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी। लेंथेनम के बाद से प्रारंभ होते हैं। आपके डी ब्लॉक में आपने देखा था La, लेंथेनम के बाद से प्रारंभ होने के कारण से इनको नाम दिया गया लेंथेनॉइड तत्व, और एक्टिनियम के बाद से प्रारंभ होने के कारण से इन्हें नाम दिया गया एक्टिनॉइड तत्व। इन सभी तत्वों के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2F 1 से 14, N-1D 0 से 1 और NS2। ये जो है आपके F ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। N-2F 1 से 14, N-1D 0 से 1, NS2। ये आपके F ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। F ब्लॉक के इन तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है। दुर्लभ मृदा तत्व। प्रारंभ में ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते थे, तो अत्यधिक दुर्लभ रूप से मिलते थे, जिसके कारण से इनको जो है दुर्लभ मृदा तत्वों के नाम से जाना गया। इसमें जो एक्टिनॉइड श्रेणी है, एक्टिनॉइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक 92 के बाद, परमाणु क्रमांक 92 के बाद सभी तत्व संश्लेषित तत्व होते हैं। परमाणु क्रमांक 92 के बाद जितने भी तत्व हैं वो सभी तत्व आपके संश्लेषित तत्व हैं। संश्लेषित तत्व का मतलब प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं और प्रयोगशाला में इन तत्वों को नाभिकीय अभिक्रियाओं के माध्यम से बनाया जाता है। इनको जो है एक नाम दिया गया है परायूरेनियम तत्व। परायूरेनियम तत्व या अति भारी तत्व। एक्टिनॉइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक 92 के बाद जितने भी तत्व आते हैं, सभी तत्व आपके संश्लेषित तत्व होते हैं। संश्लेषित तत्वों का अर्थ है जो प्रकृति में उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन उनको हम नाभिकीय क्रियाओं के माध्यम से बना सकते हैं। आपके एक्टिनॉइड श्रेणी के जितने भी तत्व होते हैं, सारे के सारे तत्व आपके रेडियो एक्टिव प्रकृति के तत्व होते हैं। तो इस तरह से आपके F ब्लॉक तत्व क्या हुए? आवर्त सारणी के वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2F कक्षकों में जाए, F ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। दो श्रेणियां हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड श्रेणी को हमने नाम दिया 4F श्रेणी। 4F श्रेणी कहलाने का कारण अंतिम इलेक्ट्रॉन का प्रवेश 4F कक्षक में होता है, तो 4F श्रेणी, और अंतिम इलेक्ट्रॉन का प्रवेश 5F कक्षक में होता है, तो श्रेणी को नाम दिया गया है 5F श्रेणी। अच्छा, ये दोनों की दोनों श्रेणियां मूल आवर्त सारणी से अलग लिखी जाती है। आवर्त सारणी के नीचे इनको अलग से स्थान दिया गया है, जिसका कोई उचित कारण जो है आपकी आधुनिक आवर्त सारणी में भी नहीं दिया गया। तो इस तरह से आपके F ब्लॉक के तत्व थे। इनकी कुल संख्या सारणी में देखेंगे तो 28 दिखाई देती है, लेकिन कई बार लेंथेनम को भी लेंथेनॉइडों के साथ गिना जाता है और एक्टिनियम को भी एक्टिनॉइड के साथ गिना जाता है। तो अगर लेंथेनम और एक्टिनियम को साथ गिना जाए तो संख्या 30 हो जाएगी, और अगर सारणी के अनुसार देखा जाएगा तो इनकी संख्या 28 रहती है।